Hello everyone, and welcome to the first video of Clat Matters. This is Dipanshu Patel, founder of Clat Matters, and in this video, I'll be teaching you one of the most important topic of Clat 2027, that is US versus Venezuela complete controversy. बेसिकली हुआ ये था, जनवरी 3 को एक दिन, मतलब जनवरी 3 के नाइट में, बेसिकली रात के 1:30 बजे करीब, जो यूएस की आर्म फोर्सेस थी, लाइक नेवी, कंप्लीट नेवी, एयरफोर्स एंड लाइक द ग्राउंड फोर्सेस, वो लोगों ने कंबाइंड करके एक अटैक प्लान किया था वेनेजुला के ऑफिशियल जो प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, दैट इज देयर प्रेसिडेंट हाउस। जैसे यहाँ पर इंडिया में राष्ट्रपति भवन होता है, वैसे ही वेनेजुला में नेशनल पार्लियामेंट के पास जो कैरेकस कैपिटल है, वहाँ पर उनके प्रेसिडेंट निकोलस मुनरो का ऑफिशियल रेसिडेंस था। वहाँ पर, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ था, फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली फ़ोटो भी शेयर करी थी इसकी। तो अपन पूरा कंट्रोवर्सी समझने वाले हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ऐसा पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि कोई एक इंडिपेंडेंट कंट्री का कोई एक इंडिपेंडेंट लीडर किसी और इंडिपेंडेंट कंट्री के इंडिपेंडेंट लीडर के ऊपर जाके पूरा फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया है विद एज सच कोई खास मेजर रीज़न ऑन फेस ऑफ इट तो दिख नहीं रहा था। बट अगेन वो सो कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप के जस्टिफिकेशंस आ गए। बट अपन कंट्रोवर्सीज पे ना जाके अपन क्लैट के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा एक बार नज़र घुमाते हैं, ठीक है। तो देखो, अब आपको बहुत सारे जगह आपको ये बता रहे होंगे कि इतने लोग मर गए, ये हुआ, वो हुआ, XYZ चीज़ें, ऐसे अटैक हुई, वैसे अटैक हुआ, बट इट इज़ प्रूवन फैक्ट कि कभी क्लैट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो अपन क्लैट के हिसाब से क्या क्या रेलेवेंट चीज़ें हैं उस हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस आई go an extra deep into this topic because it is the top 50 most important topics of the year, ठीक है। तो it deserve to be taken special attention because ऐसा कुछ पहली बार हुआ है, ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशन तो क्लैट का बहुत ही फेमस टॉपिक है, ठीक है। लाइक हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे मेजर इवेंट्स पे, लाइक रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इसराइल पैलेस्टीन हो गया, सब आ चुका है, ठीक है। तो yeah, a small brief introduction about myself. I'm Dipanshu Patel. I cracked CLAT this year and like here it is. So सबसे पहले मैं अगर आपको एक बेसिक ओवरव्यू दूँ कि अपन कैसे करने वाले हैं, इट इज़ बेसिकली मैंने एक पूरा डिटेल्ड माइंड मैप नोट्स लेके आपके लिए, ठीक है। एंड मैं ये चीज़ गारंटी दे सकता हूँ कि अगर कोई भी सेंसेबल आदमी पेपर बना रहा होगा तो इससे बाहर 99.999% सिनेरियोज में इससे बाहर पेपर नहीं बनेगा, ठीक है। इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आई एम नॉट श्योर, कुछ एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, बट 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस अगर ये टॉपिक आता है तो रहेगा ही इसके अंदर से क्वेश्चंस, ठीक है। तो बी एक्सट्रीमली टेंशन फ्री कि ये जो पढ़ रहे हैं वो आएगा कि नहीं आएगा, ज़रूर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ तो पढ़ ही लिया है आप लोगों ने, पता ही चल गया होगा कि निकोलस मुनरो एंड उनकी वाइफ को यूएस की आर्म फोर्सेस ने पूरा एकदम ऐसे माहौल पूरा बेबी करके उठा के ले गए, ठीक है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में जाके उसमें फ़ोटो भी पोस्ट करी कि नाउ वी विल रूल दी वेनेजुला, ठीक है। वहाँ वेनेजुला के लोगों को पता ही नहीं भाई ये क्या हो रहा है, ये कौन सा रैंडम आदमी हमारे अंदर हमारे ऊपर आके अटैक करके चले गया, बट ठीक है। तो न्यूज़ तो जैसे पता ही चल गया, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अब एक सेगमेंट जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है फ्रॉम क्लैट पर्सपेक्टिव, बट मेनी पीपल हैव स्किप्ड दिस, ठीक है। मतलब मैनी पीपल एंड मैनी न्यूज़ आर्टिकल, जब मैं रिसर्च कर रहा था इस बारे में तो 90% न्यूज़ आर्टिकल्स में इस चीज़ों का जिक्र ही नहीं था, ठीक है। एंड क्लैट में बहुत इनफेमस फैक्ट्स पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हिडन थे, ठीक है। जैसे अगर अभी मैं आपको लास्ट ईयर का एग्जाम्पल दूँ तो जो एयर इंडिया वाला आया था, ठीक है, उसमें कोई बहुत रेयर ही न्यूज़ आर्टिकल्स में जो मेमोरियल कहाँ पर बना है वो उसकी बात हुई थी कि आप मेमोरियल बना है कि नहीं, उसकी बात हुई थी, ठीक है। तो अगर भरोसा रखिए मेरा वो सही हुआ था, तो लाइक द पर्सन हु इज हियर टू प्रेजेंट यू हैव सम नॉलेज अबाउट दिस फील्ड, सो लाइक सही चीज़ें ही लेके आऊँगा मैं। अब तो सबसे पहले अपन हिस्ट्री की बात करते हैं। अब देखो, साल था 1494 का। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक हुई ट्रीटी ऑफ ट्रोडलिस। आई माइट बी प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग बिकॉज ये स्पेनिश वर्ड है, बट ठीक है, एक ट्रीटी ऑफ ट्रोडलिस हुई। इसमें क्या हुआ, जो अभी प्रेजेंट डे वेनेजुला है, ठीक है, जो कि अमेरिका के नीचे लाई करता है, वो बेसिकली अर्लियर वो एक बहुत डिस्प्यूटेड टेरिटरी था बिटवीन स्पेन एंड पोर्चुगल, ठीक है। अब स्पेन एंड पोर्चुगल के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, तो उस टाइम के जो पोप थे
पोप बेसिकली द प्लॉन्टिफ ऑफ क्रिश्चियनिटी, मतलब जो सुप्रीम हेड होते हैं, जैसे मुस्लिम में खलीफा होते हैं वैसे ही क्रिश्चियनिटी में पोप होते हैं। अब स्पेनिश और पोर्चुगल दोनों ही एक क्रिश्चियन कंट्री है, तो इन दोनों के बीच का ब्रोकरेज कौन करेगा, ब्रोकरेज तो गलत वर्ड हो गया, बट इन दोनों के बीच को बैठाल के टेबल में लाके समझाएगा कौन कि भाई देखो लाड़ाई झगड़ा मत करो, शांति बनाए रखो, वो थे उस टाइम के मतलब ये काम उस टाइम के एक अलेक्जेंडर 6 करके जो पोप थे, ठीक है, उन्होंने किया था। अभी लास्ट ईयर पोप की भी डेथ हुई थी, ठीक है, वो भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभी के पोप शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है, तो वो अभी के पोप तो पता है, उस टाइम के पोप थे अलेक्जेंडर 6। इन्होंने बेसिकली ट्रीटी ऑफ टॉर्डलेस करवाई, और उस टाइम में जो प्रेजेंट डे वेनेजुला आता था उसको 2 टुकड़ों में बट गया, ठीक है, और मतलब प्रेजेंट डे वेनेजुला या फिर जो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी वो 2 टुकड़ों में बट गई, और जो वेनेजुला है बेसिकली वो स्पेनिश के कंट्रोल के अंदर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ हुआ क्या था। बेसिकली मान लो कि एक इतनी बड़ी टेरिटरी है, इस पर डिस्प्यूटेड चल रहा है बीच में, ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख के देख लेते हैं। मान लो ये टेरिटरी है, ये डिस्प्यूटेड चल रहा है। अब पोप जी आए, बोले कि भाई तुम लोग लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, इधर वाला टेरिटरी स्पेनिश को दे दो और इधर वाला टेरिटरी पोर्चुगल को दे दो। तो इधर बेसिकली जो अभी प्रेजेंट डे वेनेजुला, कोलंबिया ये सब है वो लाई करता था, तो ये किसको मिल गया, ये स्पेनिश को मिल गया, ठीक है। ऐसा ही इंडिया में भी एक ट्रीटी हुआ था बहुत पहले, जहाँ पर फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में डिवीजन हुआ था कि फ्रेंच को बेसिकली कुछ कुछ स्मॉल स्मॉल पोर्चुगीज मतलब ये जो पौंडुचेरी वगैरह वाला जो रीजन है वो सब मिल जाएगा, और बाकी मतलब एवरीथिंग वुड बी अंडर ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो वैसे ही कुछ एक ट्रीटी हुआ स्पेनिश और पोर्चुगीज के बीच में, और जो स्पेनिश को मतलब ये जो पूरा वेनेजुला पार्ट है वो स्पेनिश को मिल गया, ठीक है। तो अब अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पोर्चुगल और स्पेनिश के बीच में कौन सी ट्रीटी हुई थी, दैट वाज ट्रीटी ऑफ टॉर्डलेस, प्लस जो अभी करंट वेनेजुला है वो किसकी कॉलोनी थी, इट वाज द कॉलोनी ऑफ स्पेनिश, ठीक है, डन। अब ट्रीटी हुई, ठीक है, ट्रीटी होने के बाद ऐसा तो नहीं है रैंडम ट्रीटी हो जाएगा तो आपको सब डिस्प्यूशन मतलब एकदम डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा तुरंत कल से ही तुम आके वहां पर कब्जा कर लोगे, नहीं, तुम्हें टाइम लगेगा। तो वो टाइम लगते लगते 1522 में फाइनली जाके स्पेनिश कॉलोनाइजेशन हुआ, कहाँ, वेनेजुला में, ठीक है। मतलब जो ऑफिशियल कॉलोनाइजेशन का स्टार्टिंग हुआ वेनेजुला में वो था 1522 में स्पेनिश के मतलब स्पेनिश लोगों ने किया, ठीक है। अब हुआ क्या देखो, जैसे बांग्लादेश है अभी करंटली, तो बांग्लादेश टूटा पाकिस्तान से, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया पहले तीनों किसके पार्ट थे, दे वर द पार्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब वैसे ही वेनेजुला को भी मानो, वेनेजुला जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए इंडिया को तब 2 कंट्री बनी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, पाकिस्तान बाद में जाके टूट के बांग्लादेश बनी। अब ये जो बांग्लादेश वाला स्टोरी है ऐसा ही कुछ वेनेजुला का भी स्टोरी है, मतलब पहले जब स्पेनिश कॉलोनी हुआ करता था तब कोलंबिया एंड वेनेजुला वेर द सेम किंगडम, मतलब द सेम कंट्री, ठीक है। अब उस टाइम दोनों को मिलके मतलब कोलंबिया, दी ग्रैंड कोलंबिया को यूनाइट करवाने के लिए एक आदमी ने लड़ाई की थी जिसका नाम था साइमन बोलीवर। अब ये इंसान क्यों इंपॉर्टेंट है इसका रेलेवेंस आपको आगे आके पता चलेगा, बट दिस इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसी भाई साहब ने बेसिकली कोलंबियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी, ठीक है। और ये कोलंबिया वेनेजुला के टॉपिक में कैसे आ गया, क्योंकि वेनेजुला कोलंबिया का पार्ट था पहले, ठीक है, और दोनों एकजुट होके मतलब सेम कंट्री थे और वो सेम कंट्री के ऊपर स्पेनिश रूल करते थे, ठीक है। तो एक साइमन बोलीवियर करके आदमी था, उन्होंने स्पेनिश के रूल को हटाया और वो ग्रेट कोलंबिया को बेसिकली लिबरेट कर दिया, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस दिला दिया। अब तो ये साइमन बोलीवियर नाम के व्यक्ति का नाम याद रखना, ठीक है, इनको, और एल लिबरेटर, ठीक है, एल लिबरेटर का मतलब होता है मतलब लिबरेट करने वाला, और लिबरेटर ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है, ठीक है। पहले अगर आपको ये शायद फैक्ट पता नहीं होगा बट अमेरिका पहले पूरे कॉन्टिनेंट को कहा जाता था, ठीक है, लाइक पूरा ऐसे अमेरिका भी अपन सिर्फ कंट्री पढ़ते बट इट इज़ द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो जब पहले अमेरिका होता था फेमस नहीं हुआ करता था तब पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट को ही अमेरिका कहा जाता था, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं 1811 में, तो 1522 से 1811 तक आराम से रूल चला किसका, स्पेन का, किसके ऊपर, कोलंबिया के ऊपर, ठीक है, ग्रैंड कोलंबिया के ऊपर बेसिकली, ठीक है। अब जो साइमन बोलीवर भैया थे ये अपने बोल सकते हैं कर्तव्य में सक्सेसफुल कब हुए, वो हुए 1811 को, एंड इन्होंने फाइनली द ग्रैंड कोलंबियन रिपब्लिक या फिर रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया को इंडिपेंडेंस दिलाई 1811 में, और कोलंबिया बेसिकली द ग्रैंड कोलंबिया इंडिपेंडेंट हो गया फ्रॉम स्पेन,
ठीक है। अब ग्रैंड कोलंबिया इंडिपेंडेंट हो गया स्पेन से, ठीक है। उसके बाद 1830 को वेनेजुला भी स्पेन से इंडिपेंडेंट हो गया। मतलब पहले 1811 में वेनेजुला बेसिकली ग्रैंड कोलंबिया इंडिपेंडेंट हुआ फ्रॉम स्पेन रूल। उसके बाद 1830 को बाद में जाके वेनेजुला भी बोला कोलंबिया को कि भाई देख, अपन दोनों दोस्त रहेंगे लेकिन तेरी मेरी कटी, मतलब वी कांट बी ऑन द सेम बोट, वी माइट बी ऑन द सेम रिवर बट वी विल नॉट बी ऑन द सेम बोट, वील हैव आवर इंडिपेंडेंट बोट्स। ठीक है, तो ये हुआ सिमिलर टू जो इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्टोरी है। पाकिस्तान बांग्लादेश, अब तुम बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से देखो कि पहले सबसे पहले वो किसके पार्ट थे, वो इंडिया के पार्ट थे और वो उनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया। फिर वो पाकिस्तान के पार्ट हुए, फिर पाकिस्तान के पार्ट बनने के बाद फिर से वो अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बना। ठीक है, तो उस टाइप का ही वेनेजुला का भी हिस्ट्री है। पहले ये स्पेनिश कॉलोनी में करता था, फिर वो कोलंबिया का पार्ट था, फिर कोलंबियन ग्रैंड कोलंबिया के पार्ट के बाद फिर फाइनली जाके वो 1830 को उसको इंडिपेंडेंस मिला और वो बेसिकली अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। अब थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वेनेजुला पढ़ लेते हैं बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक कंट्री व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटी या फिर सारी चीज़ों में। ठीक है, क्यों, अभी उसका आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अब वेनेजुला की बात करें अपन तो वेनेजुला का कैपिटल है कैराकस। ठीक है, वेनेजुला का कैपिटल इज कैराकस, जहां पर ही अटैक हुआ, जहां पर ही उनके प्रेसिडेंट का घर था। ऑब्वियसली राष्ट्रपति भवन दिल्ली में ही होगा ना, ऐसे रैंडम नागपुर में थोड़ा ना बना देंगे उसको जबकि कैपिटल भी नहीं है वो। तो वही लॉजिक से कैराकस में बेसिकली अटैक हुआ और वही कैपिटल है। अब उनके पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बेसिकली फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है हालांकि, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि निकोलस मुनरो वॉज अ टाइप ऑफ डिक्टेटर और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाते थे। तो फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है वो सब, वी आर नॉट अ पर्सन टू जज व्हाट इट इज, बट फॉर नाउ फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, मान लो, पढ़ लो। ठीक है, अब पहले ये स्पेन का कॉलोनी हुआ करता था जो कि मैंने बताया। अब करेंसी इसका है बोलीवर। अब ये आदमी का जो नाम था साइमन बोलीवर, ठीक है, इनका नाम अगर आपको याद है तो आप वेनेजुला के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ऑलमोस्ट एक अच्छा कैलकुलेटेड गेस मार सकते हो। नाम क्या है वेनेजुला का पूरा, बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुला। क्या करेंसी क्या होगी, अगेन इसी व्यक्ति के नाम में, बोलीवर। ठीक है, तो ये हो गया। अब अभी एक बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन अगर क्लैट पूछ रहा है कभी तो वो ये बना सकता है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट आफ्टर जब निकोलस मुनरो को पकड़ के ले जाया गया, ठीक है, उसके बाद कोई ना कोई तो व्यक्ति बना होगा ना कि जो स्टेट को चलाए या फिर जो कंट्री को चलाए, वो थे डेलिसी रॉड्रिग्स। ठीक है, ये भैया या फिर ये दीदी, आई एम नॉट श्योर अबाउट देयर जेंडर, दे वर अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। ठीक है, अब इन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा कि ये ऐसे कैसे तुम किसी के सोवर्जिनिटी या फिर मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री एक दूसरे इंडिपेंडेंट कंट्री के ऊपर ऐसे हमला बोल सकती है, बट यूएस तो यूएस है। ठीक है, हाँ, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है, ज्योग्राफी के ऊपर क्या, सबसे पहले लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व, वेनेजुला इज अ कंट्री जिसके पास लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, ये थोड़ा सा फिगर ध्यान देना, 303.221 बिलियन। ये बेटा 1000 लाख में नहीं बात हो रहा, बिलियन में बात हो रहा है। ठीक है, बिलियन, और वर्ल्ड का 17% ऑयल। तो आप बोलोगे अरे भाई तो 50% किसी कंट्री के पास होगा, मिडिल ईस्ट के पास कुछ और होगा, बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, 17% बहुत बड़ा नंबर होता है। यूएस के पास भी 10% से कम ऑयल रिजर्व है। ठीक है, एंड मतलब अब अगर कोई कॉमन सेंस बात सोच रहे हो भाई कोई ऐसे भी तो कंट्री हो जिस पास इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ 17% है, मेजोरिटी फॉर्म करने के लिए तो और भी मतलब और भी कोई एब्सोल्यूट नंबर हो सकता है। लेकिन जो वर्ल्ड का मेजोरिटी ऑफ ऑयल रिजर्व्स है वो अंटार्कटिका में, अटलांटिक में, ये सब जगह में बहुत मतलब दबा हुआ है, वो नॉन एक्सेसिबल है। तो एक्सेसिबल का भी 17%। ठीक है, मतलब इट इज एन एक्चुअली अ बिग अमाउंट। ठीक है, तो इसलिए लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है। ठीक है, आप ये सऊदी अरेबिया ये सब देखते हो ना, सबसे ज्यादा ऑयल है वेनेजुला के पास। अब पहली बार ऑयल कब डिस्कवर हुआ, तो बेसिकली ईयर था 1922 का, जहां पर पहली बार ऑयल डिस्कवरी हुई, और इसी बार से मतलब इस डिस्कवरी के बाद से ही 1 लाख बैरल ऑयल पर डे प्रोड्यूस होना चालू हो गया और वेनेजुला का पूरा नक्शा बदल गया। ठीक है, पहले वेनेजुला बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करता था, फिर 1922 के बाद वो अच्छे पेस में अमीर होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट मिसलिनियस फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजेला फॉल्स वेनेजुला का। ठीक है,
ये वर्ल्ड का, मतलब वेनेजुला का नहीं, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजेला फॉल्स, ठीक है। और वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस भी वेनेजुला के अंदर ही है, एंडीज माउंटेन रेंज। और एक फेमस ग्रासलैंड भी है वेनेजुला का जिसको लानोस बोला जाता है, ठीक है। अब वेनेजुला का जब आप मैप देखते हो तब वो 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पहला इज गुयाने, ब्राजील एंड कोलंबिया, ठीक है। गुयाने, ब्राजील एंड कोलंबिया, ये 3 कंट्री के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है। अब थोड़ा सा अपन अब आते हैं कि पूरी कंट्रोवर्सी क्या थी, हिस्ट्री क्या थी, मतलब कैसे क्यों अटैक कर रहा है यूएसए, क्या पूरा सीन था। थोड़ा सा हिस्ट्री वाले पार्ट पे आते हैं। अभी भी अपन हिस्ट्री पढ़ रहे थे, बट वो हिस्ट्री था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंट्री, ये हिस्ट्री है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑयल, ठीक है। अब जैसे ही ये ऑयल डिस्कवर हुआ 1922 में, तो वेनेजुला की मतलब यूएस की सारी कंपनीज ने वेनेजुला के अंदर ऐसे जाके, मतलब भाई अब हम भाई ऑयल निकालेंगे, भाई आप कुछ मत बोलना, भाई हम ऑयल निकालेंगे। वेनेजुला बोला ठीक है भाई, हमारे पास भी पैसा नहीं है, तुम ऑयल निकाल भी लेंगे तब भी इसको कहाँ रिफाइन करेंगे, तो आ जाओ, तुम ही आ जाओ, तुम कर लो। अब 1999 के पहले तक क्या हुआ, एकदम मामला चिल था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम गांधी जी का राज चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। यूएससी कंपनियां आती थी, एकदम पूरा फुल तेल निकालती थी, ठीक है। 50-50 मॉडल में तेल बांटा जाता था, मतलब जो भी प्रॉफिट होते थे, रेवेन्यू होते थे, 50-50 मॉडल में बांटा जाता था। आधा कंपनी रख लेती थी प्रॉफिट, आधा मतलब जो वेनेजुला की सरकार है वो रख लेती थी। मस्त एकदम माहौल पूरा बेबी, सब चीज़ें बढ़िया, सब चंगा सी, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी भी थी क्योंकि पैसा आता जा रहा था, पर कैपिटा अर्निंग भी बढ़ते जा रहे थे, बिकॉज 50% पैसा तो आ ही रहा था ना कंट्री में, ठीक है। फिर साल आता है 1999 का। एक उस टाइम के प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं जिसका नाम था यूगो चावेज। अब ये जो भैया थे, ये थोड़े से रेवोल्यूशनरी टाइप के आदमी थे, रॉबिन हुड कह सकते हैं इनको, ठीक है, उस टाइम के। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई मेरे को एक बात बता, ये जो पैसा आ रहा है 50-50, इससे सरकारी ऑफिशियल्स तो अमीर हो जा रहे हैं, अपनी देश की सरकार भी अमीर हो जा रही है, अपने देश के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं जो कि इन ऑयल कंपनी के साथ टाइप है वो भी अमीर हो जा रहे हैं। बट देश के आम जनता का क्या, देश में अभी भी गरीबी है, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, जिसके पास एक्सेस है चीजों का वो और अमीर होते जा रहा है, बिकॉज उसको और ऑयल का पैसा आता जा रहा है, ठीक है। द सेम इज हैपनिंग इन इंडिया ऑल्सो, ठीक है। द रिच इज गेटिंग रिचर, द पुअर इज गेटिंग पुअरर, ठीक है। मतलब इंडिया में उस स्केल में नहीं हो रहा है, बट इस टाइम में बहुत ज्यादा था वहां पर वेनेजुला में। तो इन्होंने बोला आता माजी सटकली, तुम लोग जाओ भाड़ में। अब सारे यूएस कंपनी, मतलब यूएस के जितनी भी ऑयल कंपनी से बोले कि तुम भाग जाओ बिल्कुल, ठीक है। अब से जितने भी ऑयल रिजर्व्स हैं वेनेजुला के, वो सारे वेनेजुला की सरकार रेगुलेट करेगी, मतलब सारे ऑयल रिजर्व्स को नेशनलाइज कर दिया। अब इमेजिन मतलब भाई तुम एक यूएस की कंपनी हो, ठीक है, तुमने कितने ही हजार करोड़ इन्वेस्ट कर डाले वेनेजुला के ऊपर, और वहां पर एक रैंडम आदमी तो क्या, वहां का प्रेसिडेंट आके बोलता है कि अब से तुम्हारा पत्ता कट, यू विल बी नो लॉन्गर बेनिफिशियरी ऑफ वेनेजुलाज ऑयल। तो अब उन्होंने बोला ठीक है, और इन्होंने इस रेवोल्यूशन का भी प्रॉपर नाम दिया जिसका नाम था बोलिवियन रेवोल्यूशन, ठीक है। दिस इज बेसिकली बोलिवियन रेवोल्यूशन। अब ये बोलिवियन रेवोल्यूशन बोलिवियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुला से ही तुम कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट चावेज ने बेसिकली बोलिवियन रेवोल्यूशन लाया, जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली नेशनलाइज कर दिया सारे ऑयल और की सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को, ठीक है। अब यूएस कंपनी बेसिकली बाहर चली गई, ठीक है, मतलब बाहर चली गई क्या, बाहर निकाल दिया गया लात मार के, और अब उसके कारण ह्यूज लॉस होना चालू हो गया यूएस कंपनीज को। अब आप बोलोगे कि लॉस कैसे होना चालू हो गया, ये कैसा लॉजिक है, तुम सऊदी अरेबिया से खरीद के कर लो, तुम मतलब उस टाइम यूएस में भी ऑयल मिल चुका था, ठीक है, 1999 के टाइम में। तो अब उसको रिफाइन कर लो, उसमें लॉस कैसा हुआ। पहली बात, ऑयल में भी ना लाइक क्वालिटीज होते हैं, लाइक A B C D, मतलब क्वालिटी या ग्रेड बोल सकते हो आप इसको। तो अगर कोई ऑयल रिफाइनरी A ग्रेड का ऑयल रिफाइन करने के लिए बनी है, तो अगर आप उसको C या D ग्रेड का ऑयल दे दोगे तो वो नहीं रिफाइन कर पाएगी, ठीक है, उसको फिर से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। और सिमिलरली जो वेनेजुला का जो ऑयल था वो शायद A ग्रेड का या फिर बहुत अच्छे क्वालिटी का थिक क्रूड ऑयल रहता था, लेकिन जितने भी यूएस वगैरह के ऑयल हैं वो सब मतलब B या C ग्रेड के बहुत थिन क्वालिटी के ऑयल्स हैं। तो उसको रिफाइन करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अलग है एज कंपेयर टू वेनेजुला के जो ऑयल को रिफाइन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो बेसिकली यूएस में भले रिफाइनरीज थी, लेकिन वो रिफाइनरीज बनी ऐसे थी कि वो सिर्फ और सिर्फ वेनेजुला के ऑयल को ही रिफाइन कर सकती हैं।
तो यहाँ पर और गेम हो गया कि भाई मतलब वो बोलते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना, वही सीन था पूरा कि मतलब भाई तुमने ना ऑयल निकालने दिया और प्लस जो अपन ने इतना हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने कंट्री में भी करके रखा है वो भी पूरा बर्बाद हो गया, क्योंकि अब तो हम कुछ कर नहीं सकते उससे। ठीक है, तो वो पूरा सीन था, इसके कारण और भी बहुत एक्सट्रीम लॉसेस हुए यूएस की कंपनीज को। अब इसके कारण क्या हुआ, अब भाई रैंडम आदमी इतना मतलब उस टाइम भी यूएस सुपर, उस टाइम क्या 1999 की बात हो रही है, यूएस वाज अ सुपर पावर। ठीक है, तो बेसिकली अच्छे खासे सैंक्शंस लगे यूएसए वेनेजुला के ऊपर। ठीक है, बाय यूएसए। ठीक है, इकोनॉमिक मतलब सैंक्शंस, पूरा इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी, पुअर्टी भी अपने पीक पे चली गई थी। अब आप बोलोगे कि भाई जब नेशनलाइज कर दिया तो पुअर्टी कैसे पीक पे चली गई, ये तो कुछ लॉजिक बना ही नहीं। ठीक है, मतलब नेशनलाइज करने के पहले भी गरीबी थी, नेशनलाइज करने के बाद भी गरीबी, हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज देखो क्या होता है कि एक तो ये सीन है कि आपने नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, आपने इन्वेडर्स को अपने घर से बाहर निकाल दिया, बट दैट इज एक्चुअली एक्सट्रीमली पॉसिबल इफ आपको चलाना आता हो चीजें। मान लो आप एक कंपनी हो, ठीक है, आपने शेयर होल्डर्स को बाहर फेंक दिया, ठीक है, या फिर उसके शेयर बाय बाय कर लिया, फिर भगा दिया आपने उनको, तो वो उस केस में कंपनी बहुत अच्छे से तब चल पाएगी जब आपको चलाने आता होगा। अगर आप ही एकदम बेवकूफ, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट अगर आप ही एकदम मंद बुद्धि टाइप के व्यक्ति हो कि आपको चलाने नहीं आता चीजें, और आप जो आपके ऊपर कब्जा करके बैठे थे उसको ही बाहर निकाल दिए, तो भाई आपको जो पहले का 50% शेयर मिलता अब तो वो भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो अब रेवेन्यू आपका ऑलरेडी और नीचे चले गया, तो यही हुआ। ठीक है, प्लस एक्सट्रीम करप्शन। ठीक है, एक्सट्रीम करप्शन वेनेजुला में था, और वहां की जो फ्रीबीज वाली भी पॉलिसी बहुत, जो अभी इंडिया में भी चलता है फ्रीबीज। ठीक है, मतलब कि जितना भी पैसा आ रहा था उसको लोगों को ऐसे ही बांट दिया जा रहा था। ठीक है, ऐसे ही बांट दिया, मतलब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर या फिर फ्री में राशन बांटे जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा पीक में कर गया, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा पीक हो गया। प्लस मतलब अब यार देखो, दो टाइप का मॉडल होता है। एक तो या तो आप पैसा कमा के, सरकार जब पैसा आ रही है वो सरप्लस में, तो वो एकदम फ्री में बांटना चालू कर दे, फ्री बीज देना चालू कर दे, ये देना चालू कर दे। ये शॉर्ट टर्म में बहुत सही सोल्यूशन है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में से प्रॉब्लम होता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको सरकार फ्री में दे रही है राशन, तो आप क्यों कहीं पर जाके खरीदोगे, वो भी अच्छा क्वालिटी का है तो इससे कि उस जगह मतलब कोई प्रोड्यूसर है, कोई बिजनेसमैन है जो उस चीज में डील कर रहा है, उसका तो धंधा गया ना भाई, क्योंकि वही सेम चीज सरकार फ्री में दे रही है। तो ऐसे ही धीरे 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 करके इन्फ्लेशन ही बढ़ता आता है, और जो बेसिकली फूड ग्रेन का भी शॉर्टेज आता है, बिजनेसमैन मतलब बिजनेसमैन अपने बिजनेस बंद करना चालू कर देते हैं, बिकॉज सरकार का सपोर्ट नहीं है। तो ये पूरा सीन था। अब इसके कारण पुअर्टी हो गई। अब हाँ, ये वहीं लिखा हुआ है, रेजोल्यूशन लेड बाय यूगो, हाँ चावेस। अब साल आता है 2013 का। ठीक है, तब तक बेसिकली ये यूगो चावेज ने ही आराम से रूल करा अपना। ठीक है, फिर निकोलस मुनरो जो अभी करेंटली प्रेसिडेंट है, ठीक है, थे कह सकते हो आप, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और इन्होंने सक्सीड कर दिया इनके पहले वाले बोलिवियन रेवोल्यूशन लाने वाले व्यक्ति को। ठीक है, अब इनके साथ भी बहुत कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये कंट्रोवर्सी भी एक रीजन है कि यूएस ने क्यों बेसिकली वेनेजुला के ऊपर अटैक किया। 2018 में बेसिकली इनका इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन डिस्प्यूटेड है। 2024 में भी इलेक्शन हुआ, फिर निकोलस मुंडो जीत गए, मतलब ये आदमी 3 इलेक्शन से जीत रहा है। और जो 2024 वाला इलेक्शन था उसमें बेसिकली ऐसा माना जाता है कि उस टाइम के जो अपोनेंट थे, मतलब जो अपोजिशन के लीडर थे, इमांजो गोनजाले, ही एक्चुअली वन द इलेक्शन, बट बाय द फोर्स या फिर मतलब बाय सम माल प्रैक्टिसेस फिर से निकोलस मुंडो ही पावर में आ गए। मतलब पाकिस्तान वाली कंडीशन कि इलेक्शन कोई और जीतता है, पावर में कोई और आ जाता है, ये सीन है। ठीक है, कि मतलब जीता एक्चुअल में जो रिजल्ट टर्न आउट था दैट वाज अराउंड एडमुंडो ग्वांजले, बट फिर से निकोलस मुंडो ही बेसिकली आ गए पावर में। ठीक है, तो अब यूएस बोला कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है, ठीक है, कोई जीतता कोई और है, आता कोई और है। तो यूएस अभी भी लेजिटिमेट विनर ऑफ 2024 ऑफ वेनेजुला इलेक्शन दैट इज इमांजो ग्वांजाले को ही मानता है। अब जैसे ही 2024 से ही या फिर 2018 से ही कह सकते हैं, एक अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप चालू हो गई। अब भाई आदमी जब इलेक्शन का किसी को डर ही नहीं है, 2018 के इलेक्शन में भी जीत गया, 2024 के भी इलेक्शन में जीत गया, अब वो कैसे भी जीते हुए, ऑब्वियसली फेयर मीन से तो नहीं जीते थे, लेकिन अगर वो जीत गए डर धमका के, तो वो डेमोक्रेसी तो चलाएगा नहीं अंदर कि आओ बेटा बैठ के बात करते हैं, चलो अपन कैसे कंट्री को बढ़ाना है। वो तो डिक्टेटरशिप ही चलाएंगे। ठीक है, उनको पावर मेक्स अ पर्सन क्रेजी।
तो वो अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप में आ गए। ठीक है, अब 2024 में अब यूएस, ठीक है, अब कोई यूएस भी मतलब जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द अवार्ड्स वगैरह है वो यूएसए ही कंट्रोल करता है। ठीक है, क्योंकि यूएस इज यूएसए। तो उन्होंने भी कुछ कुछ फेमस अवार्ड्स वेनेजुला के ओपोनेंट्स को ही दे दिए। ठीक है अब ये थोड़ा सा कॉमेडी वाला चीज़ है, बट ठीक है। 2024 का एक शाराकोवा अवार्ड होता है। ठीक है, शाकरोव अवार्ड, ये बेसिकली डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए मिलता है। वो इन्होंने इमांजो ग्लोंजेले जो कि अपोजिशन लीडर थे और मारिया कोरिना मचादो, ये दोनों वेनेजुला के लीडर्स हैं। ठीक है, मतलब अपोजिशन लीडर्स हैं, इन दोनों को ही ये अवार्ड दे दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कौन से ईयर में दिया गया था और ये कौन सा अवार्ड था। अब 2025 में जैसा कि आप लोग जानते हो कि नोबेल पीस प्राइज अगेन वेनेजुला के अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचादो को ही दे दिया गया। ठीक है, जिन्होंने बाद में जाके अभी अपना पीस प्राइज को डोनाल्ड ट्रंप को क्या बोलते हैं, उसको मतलब ऐसे दे दिया है। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि लाइक डिनोटेड, ठीक है, डिनोट कर दिया अपना पीस प्राइज की मेरे को मिला है, लेकिन मेरे से ज़्यादा आप डिजर्व करते थे, तो आप रखिए, क्योंकि आप ही हैं जिनके कारण मैं पावर में आऊंगी। ये मैं थोड़ा प्लान बता दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये पूरा सीन था अभी तक। इसमें जो अपन ने हिस्ट्री पढ़े तो एक बार रिवाइज करते हैं। 1999 के पहले बेसिकली यूएसए कंपनीज आराम से ऑयल ले रही थी फ्रॉम वेनेजुला, कोई दिक्कत नहीं, सब चंगा सी। 1999 में एक बोलिवियन रेवोल्यूशन हुआ बाय प्रेसिडेंट यूगो चावेस। ठीक है, अब जब बोलिवियन रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद सारे नेशनल मतलब नेशनलाइज कर दिया गया सारे ऑयल कंपनीज ऑफ यूएसए को। ठीक है, मतलब सारे ऑयल रिजर्व ऑफ वेनेजुला को। ठीक है, और यूएस की सारे ऑयल कंपनीज को बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद 2013 में ये यूगो चावेस को सक्सीड करके आते हैं निकोलस मुनरो। 2018 का भी इलेक्शन यही जीत जाते हैं और 2024 का भी इलेक्शन पता नहीं कैसे कैसे करके यही जीत जाते हैं। अब इसके बाद 2024 में एक साकरोव अवार्ड होता है जो कि बहुत फेमस अवार्ड है यूरोप का, अबाउट डेमोक्रेटिक राइट्स एंड प्रिंसिपल्स। ये इमांजो ग्रांजले को मिल जाता है और मारिया कोरिना मचादो को मिल जाता है। फिर 2025 का नोबेल पीस प्राइज भी अगेन वेनेजुला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचादो को मिल जाता है। ठीक है, अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो इससे बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब आते हैं अपन हिस्ट्री पढ़ लिए, अब 2025 में आते हैं हुआ क्या। सी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ऑनेस्ट वाला चीज़, कि मुझे नहीं लगता ऐसा कि अ, जो ये कभी क्लैट में आया है और कभी मतलब आज तक तो कभी नहीं आया, और ना ही कभी ऐसा आएगा कि कितने एयरक्राफ्ट उड़ा के उसके अंदर गए या फिर कितने लोग मरे, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि नहीं सही रहते, मतलब मेजॉरिटी ऑफ इंस्टेंसेस में, कि कितना परसेंट इन्फ्लेशन गिरा, क्या उसमें प्रॉब्लम थी, कितने लोग प्रोटेस्ट में मरे, बिकॉज दीज ऑल आर इनफेमस फैक्ट्स एंड दीज आर द फैक्ट्स विच आर नॉट श्योर। ठीक है, आपको नहीं पता कि कितना परसेंट एक्चुअल में इन्फ्लेशन बढ़ा वेनेजुला में, और ना ही इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एन एस्पिरेंट टू रिमेंबर इट। तो ये सब क्वेश्चंस आपको भले बहुत सारे जगह आ जा रहे होंगे, लेकिन वो कहीं पर भी कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ना आपके पास समय ना मेरे पास समय, तो अपन ऐसी चीज में फोकस करते हैं जो कि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वी विल नॉट डिस्कस एनी unnecessary thing, we will only discuss what is important and which has the probable chance of asking in CLAT 2027। ठीक है, तो अब 2 जनवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोला हैप्पी न्यू ईयर, और फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ 2026 ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कर दिया कैरकस में, नॉर्थ वेनेजुला, मतलब नॉर्थ वेनेजुला के पार्ट में बेसिकली कैरकस आता है, और वहाँ पर यूएस के पूरी मतलब इनको सपोर्ट थी, मतलब सारे तीनों विंग्स ऑफ आर्मी से, और वहाँ पर यूएस के कमांडोज बेसिकली लैंड करे उनके ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल रेसिडेंट के ऊपर। फिर उन्होंने थर्मल से स्कैनिंग करी। ठीक है, और स्कैनिंग करके बेसिकली वो तोड़ के मतलब अंदर चले गए। फिर निकोलस मुनरो देखे कि भाई मतलब ये कोई आ रहा है, तो वो फिर अपने जो बंकर होता है उसके अंदर वो भागने के लिए गए, बट वो भागते उससे पहले ही वो शूट उट करके उनको मतलब डरावर आके पकड़ वकड़ के लेके आ गए। एंड देन दे मतलब टुक हिम टू दी, ही एंड हिज वाइफ, दे टुक बोथ ऑफ देम टू दी न्यूयॉर्क का एक जेल। ठीक है, अब इसमें बेसिकली ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट कि कार्नल बेसिकली एक कोड नेम है उनके कोई मिलिट्री चीफ का, ठीक है, वेनेजुला के, जिन्होंने धोखा दिया था बेसिकली निकोलस मुनरो को, और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी टू द यूएसए। ठीक है, क्योंकि इतना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलना इज एक्चुअली लाइक कोई इंसाइडर होगा तभी वो इतना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, तो विभीषण वाला काम कर दिया था। अब वो
किसने वे काम किया, उनका नाम क्या था, ये एक्चुअल में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, बट स्टिल कार्डिनल करके एक इंसान था, मतलब कार्डिनल करके एक कोड नेम था, ठीक है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ही डिड समथिंग लाइक दिस धोखा वगैरह, ठीक है। तो अब अपन ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है, पढ़ लेते हैं। अब इसमें बेसिकली इनकी वाइफ, मतलब प्रेसिडेंट को, निकोलस मुनरो को, और इनकी वाइफ कैलिया फ्लोरेस। अब देखो भाई, मैं 90% न्यूज़ आर्टिकल्स में इनका नाम नहीं दिखा मुझे। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इनकी वाइफ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सब ने निकोलस मुनरो को पता है, एक बच्चे बच्चे तुम्हारे पापा मम्मी दादा दादी जो भी न्यूज़ देते हो सबको पता होगा कि निकोलस मुनरो अरेस्ट हुआ है, मतलब अरेस्ट हुआ क्या, उसको उठा के ले गया, लेकिन उनकी वाइफ का नाम किसी को नहीं पता है। तो दैट इज कीलिया फ्लोरा, ठीक है, सीलिया फ्लोरा जो भी है, मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, फ्लोर्स है बेसिकली वो, फ्लोरा तो क्या मतलब इनको अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर लाइक अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो, और उनके नाम। सबसे पहले जो CIA, जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ऑफ, मतलब इन्वेस्टिगेशन तो एजेंसी क्या, मतलब बेसिकली इंटेलिजेंस एजेंसी है ऑफ USA। CIA के अभी के करंट डायरेक्टर दैट इज जॉन रैटक्लिफ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अजीब तरीका याद करने का, बट जो इंडिया का और मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर बनाया था दैट इज रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, वो भी मतलब बहुत क्रेजी लॉयर थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के। तो तुम ऐसे रेड क्लिफ को याद रख सकते हो, ठीक है। तो रेड क्लिफ बेसिकली CIA के डायरेक्टर है अभी के करंट के। और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन है USA के, दैट इज पेटी हेग्सेट, ठीक है। आई एम वेरी बैड एट प्रोनाउंसिंग द नेम्स, बट या इट इज जॉइंट CDS, ठीक है, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दैट इज जनरल डैन क्लैनी, ठीक है। अब ये तीनों व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको गलती से भी भूल मत जाना, ठीक है। जॉन रैटक्लिफ, पेटे हैक्सेट एंड जनरल डैन क्लेनिन, ठीक है। अब पोटस का तो नाम पता ही है भाई, डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। और स्कॉट बेसेंट इज बेसिकली दी जॉइंट, मतलब हाँ जॉइंट सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट है शायद, एक बार चेक कर लेना, बट यही है, ठीक है। तो इतना हो गया, इसमें कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो कहाँ अटैक हुआ कैराकस में, निकोलस मुनरो का नाम और उनकी वाइफ का भी नाम इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सीज पे आता है। सबसे पहले US ने ऑफिशियली क्लेम किया। अब देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसे कोई रैंडम फैक्ट तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो ऑफिशियल क्लेम्स हैं वो पूछ सकते हैं, जैसे क्या स्टेप्स हुए आगे, ये सब प्रोबेबल क्वेश्चन है जो कि अपन ने 2026 के पेपर में भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर वाला क्या था, और ये इससे भी पूछ सकता है। तो US ने बेसिकली इसको ऑफिशियल रीजन दिया एज लॉ एनफोर्समेंट एक्शन मतलब लॉ एनफोर्समेंट एक्शन, मतलब अपन ने क्या लॉ को इन्फोर्स करा। अब भगवान जाने इनका कौन सा ये इंटरनेशनल लॉ बनाते हैं अपने पार्लियामेंट के अंदर कि ये दूसरे कंट्री में भी जाके इसको इन्फोर्स कर सकता है, बट हमें क्या पढ़ना है, हमें तो लॉ एनफोर्समेंट एक्शन इन्होंने बोला, ठीक है। और इन्होंने 3 मेन रीजन दिए। एक इन्होंने दिया कि नार्को स्टेट, मतलब वेनेजुला से भर भर के नार्को आता है, मतलब नार्को इन ड्रग्स, ठीक है, वेनेजुला से भर भर के ड्रग्स आता है कहाँ, USA में, जो कि USA के यूथ को बर्बाद कर रहा है, ठीक है। और दूसरा इज डेमोक्रेसी, वेनेजुला भैया डेमोक्रेटिक नहीं है। वहां के जो निकोलस मुनरो जी हैं वो एकदम ही अनाप शनाप चीजें करते रहते हैं, हम नहीं सहेंगे, हम अटैक कर देंगे। और उसके बाद है ह्यूमन राइट्स, आयरनी ऑफ द ईयर, ठीक है। द सेम अमेरिका दैट सपोर्ट इसराइल डूइंग violations in Gaza or doing human right, like literally destroying human rights in Gaza, talks about human right, ठीक है, when it comes to Venezuela. The same America which shake hand with North Korea के Kim Jong Un and the Saudi Arabia Mohammed bin Salman talks about democracy when it comes to Venezuela. The same America जहाँ पर मेक्सिको एंड अदर जो भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहां से ज्यादा ड्रग्स आता है, टॉक अबाउट नार्को स्टेट टू वेनेजुला, मतलब व्हेन इट कम्स टू वेनेजुला, आयरनी ऑफ द ईयर गाइस, ठीक है। बट हमें क्या करना, तो बेसिकली ये 3 ऑफिशियल रीजन थे, ये रीजन भी याद रख लेना, भले थोड़ा सा सरकास्टिक रीजन है बट याद रख लेना, ठीक है। तो एक नार्को स्टेट है, ठीक है, और एक डेमोक्रेसी और एक ह्यूमन राइट्स। अब चार्जेस क्या क्या लगे निकोलस मुनरो के ऊपर, ठीक है, चार्जेस भी इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में पूछ सकते हैं कि क्या चार्जेस नहीं लगे थे। तो मतलब ऐसे भी डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इट इज कुछ खास वो मतलब कुछ खास हार्ड है नहीं, तो याद तो हो ही जाएगा। सबसे पहले
ये जो 3 रीजन है इनको याद रखना, और इससे रिलेटेड कुछ भी आ रहा तो अपन उसको मतलब ऑप्शन लगा सकते हैं। सबसे पहला है नार्को टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी, मतलब नार्को टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी पहले चार्ज था, ठीक है। उसके बाद कोकेन इंपोर्टेशन कंस्पिरेसी, पहले नार्को टेररिज्म कंस्पिरेसी, कोकेन इंपोर्टेशन कंस्पिरेसी, और पोजेसिंग ऑफ मशीन गन्स, सॉरी, पोजेसिंग ऑफ मशीन गन्स, डिस्ट्रक्टिव डिवाइसेस, ये तीसरा चार्ज लगा था। चौथा चार्ज वाज कंस्पिरेसी टू पोजेस अ मशीन गन एंड डिस्ट्रक्टिव डिवाइसेस, ये किसी देश के प्रेसिडेंट के ऊपर चार्ज लगा रहे हैं। वाह भाई, मतलब कुछ तो क्रेजी चीज़ हो गई भाई। तो 2026 में एक्चुअल में दुनिया खत्म होने वाली थी, ठीक है, ये वैसे जोक था। बट ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब 4 इंपॉर्टेंट लॉज बेसिकली जो निकोलस मुनरो के अगेंस्ट लगे, ठीक है। तो एक बार बस याद कर लेना इसको, उतना कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि तुम एक एक वर्ड रट रहे हो, बट कुछ कुछ चीज़ें याद रख सकते हो। जैसे पहली बात तो ये नार्को याद रख लेना, तो वो हो जाएगा। फिर एक कोकेन याद रख लेना, फिर मशीन गन्स एंड डिस्ट्रक्टिव, और पोजेशन और कॉन्स्पिरेसी, मतलब पोजेशन के लिए पहले कॉन्स्पिरेसी करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले तुम बातचीत करो तभी तो तुम लेके आ पाओगे ना, ठीक है। तो वो याद रख लेना, बस कीवर्ड्स याद रख लेना। अब क्या कुछ इंटरनेशनल लॉज भी हैं जो कि इस टाइप के एक्शंस को के लिए बने हैं, मतलब क्या कुछ है ऐसा चीज़। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ, ऑब्वियसली दी आर्टिकल 8 ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इस जो भी एक्ट अभी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने करवाया वेनेजुला के ऊपर, उसको क्लियरली क्राइम ऑफ एग्रेशन बोलता है। वैसे तो मतलब आपको ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है तो आप डायरेक्टली यूएन चार्टर से इसको पढ़ सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज वो टाइम वेस्ट, ऐसा कभी क्वेश्चन आते नहीं है। बट ये बस याद रखना कि आर्टिकल 8 के अंदर ऑफ यूएन ये क्राइम ऑफ एग्रेशन है, ठीक है। तो ये क्राइम ऑफ एग्रेशन तो है। आर्टिकल 8 कौन सा आर्टिकल ऑफ यूएन क्राइम ऑफ एग्रेशन की बात करता है, दैट इज आर्टिकल 8। अब आर्टिकल 2 ऑफ यूएन भी बोलता है कि भाई आप जो कि मतलब दो इंडिपेंडेंट कंट्री वो एक दूसरे के सोवर्जिनिटी को बेसिकली इंडिपेंडेंस को एम्ब्रेस करेगी। ऐसा नहीं कि तुम क्या पागल हो गया भाई, कैसे रैंडम अटैक कर देगा क्या किसी के घर पे, या कि मतलब तुम्हारा पड़ोसी कुछ कर नहीं रहा है, तुम बस ऐसे ही बैठो, तुम जाके गन छोड़ दोगे वहां पर उसके ऊपर। यू कैन डू व्हेन यू आर द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ यूएन का सब क्लॉज 2 या 3 है ये, उसमें है रिफ्रेन फ्रॉम थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट, ठीक है। बहुत अच्छे से संभाला गया है किसी के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट को बाय सम पीपल। अब हालांकि यूएन भी कुछ कर नहीं सकता बिकॉज इंटरनेशनल लॉ इज लाइक गुड इन प्रिंसिपल्स, बट उसका कुछ खास यूज होता नहीं है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है, बिकॉज वो अगेन विल ऑफ कंट्रीज पे आ जाता है कि तुम्हें फॉलो करना है कि नहीं, बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्टली एनफोर्सिएबल, ठीक है। अब ट्रंप ने, अब ये तो हो गया वैसे आर्टिकल 8 और आर्टिकल 2। अब इसके बाद कुछ मिसलीनियस चीज़ें हैं जो कि उतना ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंस रखती हैं, मतलब रखती है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट इसका जिक्र हुआ था बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने भी 2-3 बार बोल दिया था, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। सबसे पहला है मोनेरो डॉक्ट्रिन। अब इसी डॉक्ट्रिन को डोनाल्ड ट्रंप ने डोनेरो डॉक्ट्रिन भी बोल दिया था, मतलब भाई को फुल फैंटेसी है सब चीज़ में अपना नाम चढ़ाने की। भाई ने ट्रम्प टावर बना दिया, भाई ने एक ट्रम्प रोड बना दी थी अजरबैजान में, ठीक है। अगर किसी ने पढ़ा होगा वो टॉपिक तो पता होगा। तो मतलब फुल ऑन नेम शेम गेम खेलते हैं, ठीक है। ये इनका बात चले तो भाई ये दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ट्रम्प बना दे, ठीक है। मतलब कुछ भी कर सकते हैं ट्राई टू से एनीथिंग। बट मोनेरो डॉक्ट्रिन का बेसिकली बहुत ज़्यादा बात हुआ था। ये डॉक्ट्रिन बेसिकली बात करता है अबाउट इंटरफेरेंस, मतलब इन साउथ अमेरिकन रीजन। मतलब क्या होता है कि उस टाइम 1823 की बात है, ठीक है। नए नए उस टाइम जो भी छोटे छोटे कंट्रीज है वो सब इंडिपेंडेंट हो रहे थे, और उस टाइम का ही एक ट्रीटी है जिसमें बेसिकली यूएसए ने बोला था, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे जेम्स मोनेरो, उन्होंने बोला था कि हम अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी भी कंट्री के इंडिपेंडेंस को, जो मतलब इंडिपेंडेंस में जो भी साउथ अमेरिका रीजन में हो रही है, मतलब अमेरिका से नीचे जितनी भी हो रही है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, उसको हम मतलब ऐसा नहीं कि कोई और इंडिपेंडेंट हो रही है तो उसके जाके अपन ही कब्जा करके बैठ गए, ठीक है। अब मतलब इट इज लाइक वी विल नॉट एक्सप्लॉइट एनी स्मॉल पीपल और स्मॉल कंट्रीज, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मोनेरो डॉक्ट्रिन था। अब ट्रंप ने बेसिकली इसको
टोनेरो डॉक्ट्रिन बोल दिया और इसका थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह भी चेंज कर दिया है। ऑफ कोर्स ये जो आइडल पर्पस है वो तो सर्व नहीं हुआ उसका, बट लेट्स नॉट गो देयर। ठीक है, तो ये मोनेरो डॉक्ट्रिन कब लॉन्च हुई थी, 18 मतलब कब आई थी, 1823 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और किसने लॉन्च किया था, जेम्स मोनेरो। ठीक है, अब मतलब मोनेरो तो याद रहेगा ही ऐसे। ठीक है, और ईयर भी याद रख लेना 1823, क्योंकि ईयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ मिसलिनियस फैक्ट्स पढ़ते हैं अपन, जो कि लाइक वी आर लिटरली एट द एंड ऑफ द लेक्चर, बट कुछ मिसलिनियस फैक्ट्स पढ़ते हैं जो कि आ सकते हैं, जो कि अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब सबसे पहले, कौन है वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है ऑफ वेनेजुला। अभी जैसे इंडिया में भी ऐसा होता है कि जब वेनेवर अ पर्सन डाइस, ठीक है, तो एक एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है। ठीक है, जैसे जब फरुखुद्दीन अली अहमद डाइट हुए थे तब वीवी गिरी वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो वैसे ही लाइक फिर जब वीवी गिरी की भी डेथ हो गई तब हिदायतुल्ला, जो जस्टिस हिदायतुल्ला वो अपॉइंट हुए थे एज प्रेसिडेंट। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको समझाने जाऊंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा समय हो जाएगा, बट वैसे ही जैसे इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट जो किया, इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वैसे ही वेनेजुला में भी ऐसा कुछ है लॉ कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो अभी आफ्टर दिस पूरा कंट्रोवर्सी, डेलिसी रॉड्रिक्स ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए वेनेजुला के। अब उसके बाद जॉर्गे रॉड्रिग्स, ठीक है, मतलब ये इसके भाई हैं, मतलब जो ये डेलिकेसी रॉड्रिग्स हैं इनके भाई हैं जॉर्गे रॉड्रिग्स। ये बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली है। अपन ने बताया, मैंने भी बताया था कि पार्लियामेंट ऑफ वेनेजुला इज बेसिकली नेशनल असेंबली बोला जाता है उसे। तो उसके प्रेसिडेंट कौन है, जॉर्ज रॉड्रिग्स। ठीक है, लेकिन अभी कंट्री के एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है, दैट इज डेलिकेसी रॉड्रिग्स। ठीक है, तो ये रॉड्रिग्स रॉड्रिग्स याद रखना, आपको याद हो जाएगा। अब एक लॉ पास हुआ था, ठीक है, जो कि मुझे लगता नहीं कि कुछ खास इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। 2007 में बेसिकली एक ओरेनो ऑयल बेल्ट करके एक लॉ पास हुआ था, जिसमें वेनेजुला ने बोला था सारी यूएस की कंपनीज को कि भाई अगर आपको करना है ऑपरेट, आप आओ ऑपरेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने कंपनी का 60% ओनरशिप हमें दे दो। ये प्रॉफिट शेयर की बात नहीं हो रही, दिस इज 60% ओनरशिप ऑफ द कंपनी। 60% ओनरशिप ऑफ द कंपनी मतलब मेजॉरिटी ऑफ मैनेजमेंट वगैरह सब वेनेजुला देखेगी। मतलब अगर एक, मतलब अगर कोई बिजनेस मतलब कॉमर्स वगैरह था तो उसको बताओ कि एनीथिंग अबव 51% इज लाइक वो तुम्हें मैनेजमेंट का पावर दे देता है उस कंट्री के अंदर, मतलब तुम जाके डिसीजन दे सकते हो। तो प्रैक्टिकली यूएस की कंपनीज को वेनेजुला बोली थी कि भाई तू आजा 60% में देगा तो कॉपरेट करना, और अब से तेरी कंपनी नहीं मेरी कंपनी है वो। ठीक है, तो ये एक लॉ पास हुआ था और इनको ऑयल बेल्ट 2007 का ये लॉ था। ठीक है, इसमें 60% ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी लेने की बात की थी वेनेजुला के गवर्नमेंट के द्वारा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी या फिर बेसिकली टर्म है जो कि आपको बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में इस दौरान देखने को मिला, दैट वाज नियो कोलोनिज्म। व्हाट इज नियो कोलोनिज्म? अब ये जीके के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इसका बेसिकली कोई क्रिटिकल रीजनिंग का पैसेज आ रहा है या फिर इंग्लिश का पैसेज आ रहा है जो कि इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, या फिर अगर इंटरनेशनल लॉ में ही मतलब लीगल में इंटरनेशनल लॉ से ही मतलब आ रहा है, तब भी नियो कोलोनिज्म के वर्ड का जिक्र होना बहुत ज़्यादा मतलब लाजमी है। तो बेसिकली व्हाट इज दिस वर्ड? नियो कोलोनिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ कोलोनिज्म। न्यू का मतलब होता है न्यू, और कोलोनिज्म का मतलब जो कि ब्रिटिशर ने इंडिया के ऊपर करके गए, मतलब 45 ट्रिलियन डॉलर्स जो लूट के गए। वैसे ही जो भी पावरफुल कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका, रशिया, यूएसआर, ये छोटी छोटी कंट्रीज लाइक वेनेजुला हो गया, क्यूबा हो गया, मेक्सिको हो गया, ये सब छोटी छोटी कंट्रीज के ऊपर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके अगर वो उनको एक थ्रेट प्रोवाइड करे या फिर उनको कॉलोनाइज करने का ट्राई कर रही है, उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रही है, उनके ऊपर लाइक नॉट सो एथिकल प्रैक्टिसेस कर रही है, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड नियो कॉलोनिज्म। मतलब जब एक स्ट्रॉन्ग कंट्री एक अपने से छोटे कंट्री के ऊपर अपने पावर का मिसयूज करे, ठीक है, टू लाइक टू सबऑर्डिनेट देम, दैट इज कॉल्ड नियो कॉलोनिज्म। सो या दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको बता ही दिया, जैसे मैं ईयर्स वगैरह याद रखना, ठीक है, इस जैसे नाम वगैरह, एंड आई गेस यू आर गुड टू गो। एक बार और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, एंड आई एम मेकिंग इट एक्सट्रीमली क्लियर
कि 99% चीज़ें इसके अंदर से ही आएंगी। तो ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्लैट कभी भी बहुत ही एकदम कुछ अतरंगी सा नहीं पूछता है स्पेसिफिकली फॉर जीके, बिकॉज जीके इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल और जीके को तुम चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आएंगे तो कॉमन सेंस वाली चीज़, कॉमन सेंस तो नहीं, मतलब आएंगे तो स्टैब्लिश्ड फैक्ट्स आएंगे, तो वो तो अपन ने सारी कवर कर ही ली हैं। तो बी वेरी ओपन टू दैट। एंड लाइक कैसा लगा आपको लेक्चर, कैसा लगा आपको नोट्स, कुछ और सजेशंस है, चीज़ें और कैसे वी कैन इम्प्रूव एंड वी कैन वर्क, और व्हाट ऑल रिफॉर्म्स दैट यू वांट इन क्लैट मैटर्स, प्लीज डू कमेंट. So yeah, this was it. This is Dipanshu Patel, founder of Clat Matters, signing out. Thank you.